नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ और पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा समझा, मक्का मदीना के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से जो है सारी चीज़ें जो हैं आगे बढ़ी। अब्बासी क्रांति हुआ, 4 खलीफा है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे का जो पॉइंट है, मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी और कृषि को प्रोत्साहन, सिंचाई के लिए नहरें, बांधों का निर्माण किया गया और कृषि और उद्योग के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया और साख पत्र यानी शक और हुड़ियों सुफ्तजा का प्रयोग बढ़ा और व्यापारिक यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित होगी और रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ा। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाएं भी जो है सुदृढ़ हो गई। कृषि और शहरीकरण और वाणिज्य का काफ़ी प्रसार विस्तार हुआ। जो नए जीते गए क्षेत्र में बसे हुए लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि। और इस्लामी राज्य ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और ज़मीन के जो भी बड़े मालिक थे, छोटे किसान, बड़े मालिक जो जिनके कहीं कहीं राज्य था, इराक और ईरान में ज़मीन जो काफ़ी बड़ी इकाई में बटी हुई थी जिसकी खेती किसान द्वारा की जाती थी। तो जो खेती की जाती थी वो ससानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्रित करते। तो ससानी होते थे वो कर एकत्रित करते थे राज्य की संपदा की। तो इस तरीके से जो भी भूमि अंत में मतलब कहा जाए कि ज़मीन के जो गांव की जो साझी संपत्ति थी, अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों के द्वारा छोड़ दी गई थी या राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी। तो जो साम्राज्य के मतलब जो उस समय के जो विशिष्ट वर्ग के जो मुसलमानों को दे दी गई थी, जो विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्य होते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई और जो भी भूमि पर जो कुछ भी उत्पादित होती थी, जो मालिकों के हाथ में रहती थी, कर खराज लगता था। ठीक है, उसको खराज कहते थे कर को। और जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। और जो ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत थी, यानी जिनके पास ज़मीनें थी अथवा जिनमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। और जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उससे राज्य की आय भी कम हो गई। तो इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई और 10वीं शताब्दी में राज्य के अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जिसे एकता यानी राजस्व का हिस्सा कहा जाता था, लेने के लिए प्राधिकृत किया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी राजनीतिक खुशहाली आई, स्थिरता आई, कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई, विकास हुआ, आर्थिक व्यापार बहुत तेज़ी से मजबूत हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई और जिसमें सिंचाई की प्रणालियाँ भी, बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ भी अपनाई गई थी। विशेष रूप से नील घाटी में राज्य ने सिंचाई जो प्रणाली अपनाई थी, बांध और नहर, कुओं की खुदाई की, जिसमें आमतौर पे पंचक्कियाँ अथवा नोरियाँ लगी होती। पंचक्कियाँ जिससे पानी निकलते रहते थे निरंतर, जो हवा से चलती थी, तो उसे पंचक्कियाँ कहा जाता था। उससे सहायता ली जाती थी कि ताकि फसल और अच्छी हो सके। और जिन लोगों को कर में रियायत दी गई थी ज़मीन इस्लामी कानून में, तो वो पहली बार की खेती में काम में लाते थे ज़मीन को। और किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए जो खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ, प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन के अभाव की स्थिति में उत्पादकता में वृद्धि हुई, यानी बहुत सी नई फसलें लगाई जाने लगी। जैसे मान लीजिए कपास है, संतरा है, केला है, तरबूज है, पालक है और बैगन की खेती भी की गई और यूरोप में उसका निर्यात भी किया गया। तो इस तरीके से शहरों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली फूली भी और बहुत सारे नए शहरों की स्थापना भी हुई। तो ये एक तरह से स्थानीय प्रशासन की रीढ़ बन गई और इस तरीके से इस शहर को इजिप्ट, मिस्र भी कहा जाता है, जो है अरबी नाम इजिप्ट है इसका। कूफा, बसरा इराक और फुस्तात तथा काहिरा भी मिस्र में ही थे। और इस तरीके से जो है शहरों का निर्माण हुआ और आधी शताब्दी के बाद ही बगदाद की जनसंख्या भी बढ़ गई और कुछ पुराने शहर भी इसमें शामिल थे, जिसमें दशमिक था, इस्फहान था, समरकंद जैसे बहुत सारे। और खाद्यान्न और शहरी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री, कपास, चीनी उत्पादन में भी बहुत सारी वृद्धि। तो इस तरह से जनसंख्या और शहरों के आकार में वृद्धि है। कहने का मतलब ये था कि कृषि और उद्योग के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को तेज़ी से बढ़ाया।
अब आगे के बिंदु पर आते हैं कि जिन विद्वानों ने इस्लामिक इतिहास ग्रंथों का लेखन या शोधन किया है वे सभी प्राच्यविद कहलाते थे, मतलब ओरिएंटलिस्ट कहलाते थे। प्राच्यविद यानी प्राचीन के बारे में जो विद्वान होते थे, प्राचीन चीज़ों के बारे में जानते थे। जिन लोगों ने मोहम्मद साहब के उसूलों और सिद्धांतों को स्वीकार किया वे मुसलमान कहला और उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर सामाजिक संसाधनों में भागीदारी का भरोसा दिया, जो कि मैंने पहले उस पार्ट में जिक्र किया था, इसलिए मैं डिटेल में। अब आगे बिंदु है 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं बन गई। शाखाएं का मतलब मजहब बन गई, और ये मजहब क्या थे, ये शाखाएं क्या थी, ये थी मालिकी, हनीफी, शिफई और हनीबली। तो हनबली थी, जिसमें प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता फकीह के नाम पर रखा गया था। उसके बाद सूफियों का उदय हुआ, दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि बढ़ी, अरबी कविता का पुनः आविष्कार हुआ, फारसी भाषा का विकास हुआ, गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया और फिरदौसी द्वारा शाहनामा ग्रंथ लिखा गया। बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फिरदौसी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया या शाहनामा ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि फिरदौसी द्वारा शाहनामा ग्रंथ लिखा गया। अब हम बात करते हैं धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान बनी, जो कि आज भी देख ही रहे हो कि बहुत सारी इमारतें हैं जो हमें प्राचीन काल के बारे में बताती हैं। इन इमारतों में मस्जिदें हैं, इबादतगाह हैं, मकबरे शामिल हैं। मस्जिदों का एक वास्तुशिल्पीय रूप है गुंबद, मीनार, खुला प्रांगण, खंभों के सहारे छत। तो वो उस समय की बनावट थी, उस समय की इमारतें बनाई जाती थी, इसी प्रकार से बनाई जाती थी। फिर कागज़ चीन से आया। कागज़ के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा और समूचे मानव इतिहास से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ अनसब अल अशरफ, सामंतों की वंशावलियाँ और बालाधुरी द्वारा, और तारिक अल रसूल वल मुल्क, पैगंबर और राजाओं का इतिहास, ताबरी द्वारा लिखा गया। ताबरी के बाद में मृत्यु हो गई। फिर खालिफाओं ने अपने जीते गए सभी प्रांतों पर नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया और गैर मुस्लिम लोग खराज और जजिया जैसे कर अदा करते थे। ठीक है, कहने का मतलब खलीफाओं ने अपने जीते गए सभी प्रांतों पर नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया और खराज, जो कर मैंने अभी बताया था कि खेती में जो भी उत्पादन होता था उस पर कर लिए जाते थे, और जजिया जैसे यात्रा करते थे, जो गैर मुस्लिम लोग होते थे जो यात्रा करते थे, कहने का मतलब है जो तीर्थ यात्रा करने जाते थे उस पर जजिया कर अदा करते थे। यहूदी और ईसाई राज्यों के संरक्षित लोग अर्थात धिम्मिस घोषित किए गए थे। जो यहूदी और ईसाई राज्यों के संरक्षित लोग थे, जो ईसाई थे, यहूदी थे, उनको धिम्मिस कहा जाता था और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला बिंदु है अब्द अल मलिक ने अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया और उसने इस्लामिक सिक्कों को भी जारी किया और जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान को दर्शनीय बना दिया। तो उसने इस्लामिक सिक्कों को भी जारी किया। अब्द अल मलिक ने अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा बनाया। उसके बाद आगे है फातमी शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था। उनका दावा था कि वे पैगंबर मोहम्मद की पुत्री फातिमा के वंशज हैं और उन्होंने सन 969 में मिस्र को जीत लिया और फातिमी खिलाफत की नींव रखी और इन्होंने काहिरा को अपना राजधानी बनाया। अल्पतिगिन ने सन 961 में गजनी सल्तनत की नींव रखी। अभी हमने आगे भी बात की थी अल्पतिगिन के बारे में। और गजनी के महमूद 998 से 1030 ने इस सल्तनत को मजबूत आधार प्रदान किया, मजबूत किया यानी इस सल्तनत को। उसके बाद है मध्यकालीन इस्लामिक समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट या इंजिल था। जो ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग जो थे इस्लामी समाज में, उनको अहल अल किताब की संज्ञा दी जाती थी। अब बात करते हैं पोप अर्बन द्वितीय और बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियन प्रथम ने साथ मिलकर सन 1095 में पवित्र राष्ट्र होली लैंड को स्वतंत्र करने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया और कालांतर में इन लड़ाइयों को धर्म युद्ध या जिहाद की संज्ञा दी। जो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हुई उसको जिहाद या धर्म युद्ध का नाम दिया गया, जो आज भी आप लोग सुनते ही रहते हो। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में राज्यों ने अधिकारियों को उनके वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से प्राप्त करने का आदेश दिया
और इसके साथ ही जैसे जैसे शहरों की तादाद बढ़ी, जो अभी हमने जिक्र किया था शहर और किस तरीके से कृषि राजस्व को प्राप्त करने का जो भी आदेश था और किस प्रकार से कर लेकर उन्होंने अपने शहर का शहरीकरण किया और शहरों की संख्या बढ़ी, उसी हिसाब से इस्लामी सभ्यता भी विकसित होती चली गई। प्रायः शहर के केंद्र में 2 भवन समूह, मस्जिद और केंद्रीय मंदिर शुक होते थे। यहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्तियों का प्रसार किया जाता था। तुरान वाणिज्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ के बाजारों में तुर्क गुलाम, यहाँ तक कि दास दासियाँ भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए खरीदे और बेचे जाते थे। गुलाम प्रथा, दास प्रथा भी उसी समय से शुरू हुई थी। बाजारों में खरीद फरोख्त होती थी गुलामों की और दास दासियों की। फिर कुछ विद्वानों ने कर्म कांडों या इबादत के माध्यम से मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून या शरिया, शाब्दिक अर्थ सीधा रास्ता का भी प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त विधिवेत्ताओं ने इस्लामी नियमों के निर्माणों में तर्क, अनुमान मतलब कियास का प्रयोग किया और परिणामतः 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मलिकी, हनफी, शिफ़ई एवं हनबली बनाई गई थी, जो आगे भी हमने इस बिंदु पर जिक्र किया था। और जो शरिया के कानून में ये चारों चीज़ें शामिल की गई थी। और सूफी मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचार वाले लोगों का एक समूह था। इन्होंने जन तपश्चर्या यानी रहबनियाँ और रहस्यवाद के माध्यम से खुदा को ज़्यादा गहरा और अधिक वैयक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहा। वास्तव में सर्वेश्वरवाद, ईश्वर और उसकी सृष्टि को एक होने की अवधारणा कहा जाता है। इसको रहस्यवाद यानी खुदा को ज़्यादा गहरा और अधिक जानने की कोशिश इन्होंने की थी। इसको रहबनिया कहा जाता था। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना के साथ नई फारसी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई और कवि रुद की मृत्यु जिनकी मृत्यु हो गई थी सन 1940 को, और नई फारसी कविता का जनक भी माना जाता है उमर खयाम एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जो 1048 मतलब क्या 1048 में से लेकर 1131 के बीच में इनका जन्म और मृत्यु हुई। निसंदेह 11वीं सदी के आरंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र माना भी जाता है। उमर खयाम का आप लोग नाम अक्सर सुनते होंगे, जिक्र आता होगा। हाँ, बहुत बड़े सूफ़ी थे और उन्होंने जो है मतलब सूफियाना और गज़ल और इस तरीके से काफ़ी चीज़ें, उनकी कविताएँ काफ़ी प्रसिद्ध थी। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान शरीफ उन संदेशों का संग्रहित रूप है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 और 632 के मध्य में पहले मक्का और तत्पश्चात मदीना में दिए थे। इन सभी रहस्योद्घाटनों का संकलन सन 650 में किसी समय पूरा किया गया था। प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के 2 रूप, खुशनवीसी, खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला, खत्ताती कहते थे, खुशनवीसी कहते थे यानी सुंदर लिखने की, जो सुंदर तरीके से लिखी जाती थी, और अरबेस्क, ज्यामिति और वनस्पति डिजाइन को बढ़ावा मिला। ज्यामिति जानते ही हो आप लोग किसे कहा जाता है, तो ज्यामिति और वनस्पति डिजाइन को बढ़ावा मिला। अदब का अर्थ साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार, अदब का अर्थ था साहित्यिक और सांस्कृतिक अदब, इसको अदब कहा जाता था, जो साहित्यिक यानी साहित्य से जुड़े होते थे, सांस्कृतिक परिष्कार। इब्न शिबा सन 980 से 1037 के बीच की व्यवसाय के दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक थे। तो बच्चों, ये चैप्टर आप लोगों का यहीं समाप्त हो रहा है। जाहिर सी बात है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आया भी होगा, और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चैप्टर मैंने आप लोगों को भेज दिया है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न उत्तर भेजूंगी, जिसको आप लोग कॉपी में करके दिखाएंगे। इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।